हेलो स्टूडेंट्स, बायोसिम्पलेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आज का हमारा टॉपिक है फॉलिकल्स ऑफ ओवरी। तो ओवरी के अंदर बहुत सारे अलग अलग फॉलिकल्स होते हैं जो कि अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस में होते हैं। ठीक है। तो इसका सीक्वेंस होता है कि सबसे पहले बनता है प्राइमरी फॉलिकल, जो कन्वर्ट होता है सेकेंडरी में, फिर ये डेवलप होके बनेगा टर्शरी, टर्शरी डेवलप होके बनता है ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल डेवलप होके बनता है कॉर्पस ल्यूटियम, और फिर ये डेवलप हो ये आगे डिजेनरेट होके बनेगा कॉर्पस एल्बिकन्स। तो बेटा ये हमारे पास लगभग 6 अलग अलग टाइप के फॉलिकल्स होते हैं जो ओवरी में कॉर्टेक्स रीजन में पाए जाते हैं। इन्हीं फॉलिकल्स के अंदर होता है एग, जिसको हम oocyte बोलते हैं। तो आइए पढ़ते हैं ये फॉलिकल्स कब कैसे बनते हैं और ये कब कब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले फॉलिकल्स को समझने के लिए हमको पहले समझना पड़ेगा ऊगोनिया क्या होता है, एग ट्यूब क्या होता है, एग नेस्ट क्या होता है। तो इन सब चीजों को हमको पहले टर्म्स को समझना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे कि फॉलिकल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं जर्मिनल एपिथीलियम। तो ये जर्मिनल एपिथीलियम क्या होता है? ओवरी है, ये है ओवरी। ओवरी की जो आउटर लेयर होती है, या इसको आप लाइनिंग कह लो, ओवरी की जो लाइनिंग होती है इसको हम कहते हैं जर्मिनल एपिथीलियम। क्या कहते हैं इसको? जर्मिनल एपिथीलियम कहते हैं इसको। ठीक है। अब ये जो जर्मिनल एपिथीलियम है इसके अंदर होते हैं प्राइमरी जर्म सेल्स। क्या होते हैं? प्राइमरी जर्म सेल्स। तो अभी मैं यहाँ बना देता हूँ। अभी मान लीजिए ये हमारी जर्मिनल एपिथीलियम है, जिसको हम डिनोट करेंगे जीई से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं जीई। जीई। तो ये जर्मिनल एपिथीलियम के अंदर होते हैं क्यूबॉइडल सेल्स। ये क्यूबॉइडल सेल्स को हम कहते हैं, इनको हम नाम देते हैं जर्म सेल। इनको हम क्या नाम देते हैं? जर्म सेल। या आप इसको प्राइमरी जर्म सेल भी बोल सकते हो, प्राइमरी जर्म सेल। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कितने प्राइमरी जर्म सेल्स ड्रॉ किए हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें हर जर्म सेल के अंदर एबिलिटी है कि वो डिवाइड होकर के दो ऊगोनिया बना सकता है। तो अभी हम इसमें से किसी एक को ले लेते हैं। मान लीजिए हमने फोर्थ को ले लिया। अब ये एक जर्म सेल क्या करेगा? डिवाइड होगा, और इसके डिवीजन से दो ऊगोनिया बनेंगे। क्या बन जाएंगे? दो ऊगोनिया। ऊगोनिया को ही हम एग मदर सेल भी कहते हैं। ऊगोनिया को क्या कहते हैं? एग मदर सेल, जिसको हम ईएमसी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एग मदर सेल। तो एक जर्म सेल डिवाइड होता है जिससे दो ऊगोनिया बनते हैं, और ये डिवीजन होता है माइटोसिस। कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस होता है। ठीक है। तो जिससे क्या बन गए? दो ऊगोनिया बन गए, जिसको हम एग मदर सेल भी कहते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि जर्मिनल एपिथेलियम क्या होता है, फिर उसके अंदर जर्म सेल क्या होते हैं, और जो जर्म सेल्स हैं फिर वो डिवाइड होकर के क्या बनाते हैं? ऊगोनिया बनाते हैं, या फिर एग मदर सेल्स बनाते हैं। जो प्राइमरी जर्म सेल्स होते हैं ये डिप्लॉयड होते हैं, और जो हमारे ऊगोनिया है या एग मदर सेल है ये भी डिप्लॉयड होता है। तो 2n क्रोमोसोम नंबर्स, तो ये दोनों भी क्या है? डिप्लॉयड हैं, डिप्लॉयड सेल्स हैं। ठीक है। चलिए। अब जब एक ये पूरा प्रोसेस शुरू होता है एक फीमेल बॉडी में, जब वो फीमेल पैदा भी नहीं हुई थी, जब वो फीमेल अपनी माँ के यूट्रस में थी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में थी, तो उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो ओवरी डेवलप हो रही थी, उस ओवरी के अंदर ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं। तो जब एक फीमेल 1 महीने की होती है फीटल डेवलपमेंट में, तो उसकी ओवरी के अंदर बन जाते हैं 1700 प्राइमरी जर्म सेल्स। 1700 प्राइमरी जर्म सेल्स बन जाते हैं। 2 महीने तक होते होते ये 1700 प्राइमरी जर्म सेल 6 लाख ऊगोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर 5वें मंथ तक आते आते 70 लाख ऊगोनिया डेवलप हो जाते हैं फीमेल ओवरी के अंदर, जब वो डेवलपमेंटल स्टेज में है तब। ठीक है। और जब एक फीमेल जन्म लेती है, बर्थ लेती है, तो उस बर्थ के टाइम पे उसकी ओवरी में होते हैं 20 लाख प्राइमरी फॉलिकल। कितने होते हैं? 20 लाख प्राइमरी फॉलिकल होते हैं बर्थ के टाइम पे फीमेल की ओवरी के अंदर। फिर जब वो फीमेल बड़ी होती है, प्यूबर्टी में आती है, लगभग 10 12 साल, 12 13 साल के बाद में, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, तब तक उसकी ओवरी में बचते हैं 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही बचते हैं। बाकी के जो प्राइमरी फॉलिकल्स थे वो डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है।
ये डीजनरेट होने के प्रोसेस को हम कहते हैं फॉलिक्यूलर एट्रेशिया। फॉलिक्यूलर एट्रेशिया। फॉलिक्यूलर एट्रेशिया में क्या होता है कि जन्म के टाइम पे कितने थे बेटा? जन्म के टाइम पे हमारे मतलब फीमेल की ओवरी में कितने प्राइमरी फॉलिकल्स थे? 20 लाख। 20 लाख थे। लेकिन जब प्यूबर्टी तक बचे कितने? 60,000 से 80,000 बचे। मतलब क्या हुआ? 99.5% जो प्राइमरी फॉलिकल्स थे वो डीजनरेट हो गए। और इस प्रोसेस ऑफ डीजनरेशन को कहते हैं फॉलिक्यूलर एट्रेशिया। क्या कहते हैं इसको? फॉलिक्यूलर एट्रेशिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ऊगोनिया बने हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि जो जर्म सेल्स होते हैं, तो जर्म सेल्स ने डिवाइड होके क्या बनाए? ऊगोनिया बना दिए। अब बहुत सारे ऊगोनिया होते हैं। तो ये जो ऊगोनिया होते हैं ये एक इनमें से कुछ ऊगोनिया एक ट्यूब में अरेंज हो जाते हैं। बहुत सारे ऊगोनिया, लाखों ऊगोनिया हैं, तो वो बहुत सारे लाखों जो ऊगोनिया है वो कुछ ग्रुप्स में अरेंज होते हैं। और वो जो ग्रुप है वो कॉर्ड शेप में होती है, दैट इज ट्यूब शेप। तो इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं ऊगोनिया। ऐसे हजारों ऊगोनी तो ये जो अरेंजमेंट है ऊगोनिया का, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं एग ट्यूब। इसको अरेंजमेंट को हम कहते हैं एग ट्यूब कहते हैं इस अरेंजमेंट को। ठीक है, और इसी एग ट्यूब को हम कहते हैं फ्लजर। क्या कहते हैं इसको? फ्लजर भी कहते हैं। तो ये क्या है कि जो ऊगोनिया थे उसमें से ऊगोनिया ग्रुप्स में अरेंज हो गए, और वो ग्रुप्स कैसे हैं? स्ट्रेट चेन, ट्यूब लाइक। तो इसी को हम क्या कहते हैं? एग ट्यूब बोल देते हैं और फ्लजर बोल देते हैं। तो ऐसे लाखों फ्लजर तैयार हो जाते हैं ऊगोनिया से। ठीक है। अब इसके अंदर ये जो ऊगोनिया है, ये ऊगोनिया अगले स्टेज में क्या होगा कि ये एक राउंडेड मास में अरेंज हो जाएंगे। पहले वो स्ट्रेट चेन ट्यूब लाइक मास में अरेंज थे, अब ये सारे ऊगोनिया राउंडेड मास में अरेंज हो जाएंगे। तो ट्यूब से वो कैसे अरेंज हो गए? राउंडेड मास में अरेंज हो गए। तो इस राउंडेड मास में जो ऊगोनिया है, इस राउंडेड मास को हम कहेंगे एग नेस्ट। इस राउंडेड मास को क्या कहेंगे? एग नेस्ट कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एग नेस्ट। ठीक है, चलिए, तो एग नेस्ट तक हम पहुंच गए। अब आते हैं फॉलिकल्स ऑफ ओवेरी। तो ओवरी के फॉलिकल्स पढ़ने से पहले हमको यहाँ पे ये चार्ट देखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं, तो पहले क्या था कि सारे के सारे ऊगोनिया कैसे थे? ट्यूब में अरेंज थे, स्ट्रेट चेन में अरेंज थे, जिसको हमने क्या नाम दिया था? एग ट्यूब और फ्लजर नाम दिया था। क्या नाम दिया था? एग ट्यूब और फ्लजर। फिर ये सारे ऊगोनिया जो है राउंडेड मास में अरेंज हो गए। फिर हमने उस राउंडेड मास को नाम दिया एग नेस्ट। क्या नाम दिया? एग नेस्ट नाम दिया। ठीक है। अब इसमें से इस राउंडेड मास में जितने भी ऊगोनिया हैं उसमें से एक ऊगोनिया क्या बन जाएगा? प्राइमरी ऊसाइड बन जाएगा। एक ऊगोनिया बन जाएगा प्राइमरी ऊसाइड। और जो बचे हुए ऊगोनिया है वो उसके चारों तरफ एक सिंगल लेयर में अरेंज हो जाएंगे, जिसको हम नाम देंगे फॉलिक्यूलर सेल। तो ये जो सिंगल सेल है इसको हम कहते हैं फॉलिक्यूलर सेल बोल देते हैं। चलिए यहाँ पे बना के दिखाता हूँ अलग से। तो अब इस एग नेस्ट में एक ऊगोनिया तो क्या बन गया? प्राइमरी oocyte बन गया, प्राइमरी oocyte। और इस बाकी के जो ऊगोनिया बचे हुए हैं वो इसके चारों तरफ अरेंज हो जाएंगे सिंगल लेयर में। और उन सिंगल लेयर में इंडिविजुअल सेल को हम नाम देंगे फॉलिक्यूलर सेल, और इस पूरी लेयर को नाम देंगे ग्रेन्युलोसा लेयर। ठीक है, तो ये जो पूरी लेयर बनी है इस पूरी लेयर को क्या बोलेंगे? इस पूरी लेयर को बोलेंगे ग्रेन्युलोसा लेयर। और इसमें जो इंडिविजुअल सेल है, इंडिविजुअल सेल, इसको हम नाम देंगे फॉलिक्यूलर सेल। ठीक है, चलिए। तो ये जो स्ट्रक्चर बना जिसमें क्या हुआ कि एग नेस्ट में से एक ऊगोनिया क्या बन गया? प्राइमरी oocyte बन गया। और बाकी के जो ऊगोनिया थे वो उसके चारों तरफ सिंगल लेयर में अरेंज हो गए। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया? प्राइमरी फॉलिकल नाम दिया। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे। इसमें कुछ नहीं होता है, सेंटर में एक प्राइमरी oocyte होता है और चारों तरफ सिंगल लेयर होती है ऊगोनिया की। और ये ऊगोनिया इस स्थिति में कहलाएंगे फॉलिकुलर सेल, और इसकी पूरी लेयर कहलाएगी ग्रेन्युलोसा लेयर। तो ये था हमारा प्राइमरी फॉलिकल। अब प्राइमरी फॉलिकल बनने के बाद में बच्चे का जन्म हो जाता है। तो लड़की का जब जन्म होता है तो उसकी ओवरी में ऑलरेडी प्राइमरी फॉलिकल्स बन चुके हैं। कितने? 20 लाख। 20 लाख प्राइमरी फॉलिकल्स बन चुके हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। अब जन्म लेने के बाद
फिर ये प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होता है सेकेंडरी फॉलिकल में। किस में डेवलप होता है? सेकेंडरी फॉलिकल में डेवलप होता है। लेकिन बर्थ से लेकर के सेकेंडरी फॉलिकल बनने में यहाँ पे ये होता है प्यूबर्टी में। और प्यूबर्टी आती है 10-12 साल के बाद। लड़की के जन्म के 10-12 साल बाद प्यूबर्टी आती है। तो जब प्यूबर्टी आएगी तो उसी समय जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगी तो उस समय एक प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो इसका मतलब ये है कि प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में तब डेवलप होता है जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तब। ठीक है। और ये जो बीच में 10-12 साल का जो गैप आ गया, इस गैप के अंदर कोई भी फॉलिकल में चेंजेस या डेवलपमेंट नहीं होता है और पूरा प्रोसेस क्या होता है? पॉज होता है, स्टॉप हो जाता है, पॉज हो जाता है। ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल जन्म लेने के बाद पॉज स्टेज में चले गए और वो 10-12 साल तक शांत रहेंगे, उसमें कोई चेंज या डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन जब प्यूबर्टी शुरू होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हर महीने एक प्राइमरी फॉलिकल एक सेकेंडरी फॉलिकल में डेवलप होगा। ठीक है। अब क्या होता है जब प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में डेवलप होता है तब क्या होता है? तो यहाँ पे क्या था कि बीच में एक प्राइमरी फॉलिकल है और चारों तरफ क्या हो जाएंगे? फॉलिकुलर सेल्स की लेयर आ जाएगी जिसे हम ग्रेन्युलोसा लेयर कहते हैं। लेकिन बहुत सारी लेयर होंगी। अब इसमें जो सबसे बाहर की लेयर होगी उसको हम बोलेंगे थीका एक्सटर्ना। क्या बोलेंगे? थीका एक्सटर्ना बोलेंगे। तो ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है ये कहलाएगी थीका एक्सटर्ना। और थीका एक्सटर्ना के जस्ट अंदर की तरफ, थीका एक्सटर्ना के जस्ट अंदर की तरफ एक और लेयर होगी जिसको हम नाम देंगे थीका इंटरना। तो मतलब क्या, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसका नाम है थीका एक्सटर्ना। और जो थीका एक्सटर्ना के जस्ट अंदर की तरफ है, मतलब बाहर से सेकंड नंबर, बाहर से दूसरी लेयर, उसको हम नाम देंगे थीका इंटरना। थीका इंटरना नाम देंगे इसको हम, थीका इंटरना। ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाएगा हमारा सेकेंडरी फॉलिकल। क्या कहलाएगा? सेकेंडरी फॉलिकल कहलाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल। अब इसमें क्या फर्क है? प्राइमरी फॉलिकल में क्या था बेटा? प्राइमरी फॉलिकल में कुछ नहीं था। प्राइमरी फॉलिकल में बस एक oocyte था और उसके चारों तरफ सिंगल लेयर थी फॉलिकुलर सेल की। बस ये प्राइमरी फॉलिकल है, दिस इज प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल क्या हुआ? ये कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी फॉलिकल में। प्यूबर्टी 10-12 साल के बाद कन्वर्ट हुआ सेकेंडरी फॉलिकल में। तो सेकेंडरी फॉलिकल में क्या हुआ कि जो बाहर की प्राइमरी फॉलिकल लेयर थी वो बहुत सारी लेयर में कन्वर्ट डेवलप हो गई या डिवाइड हो गई। ठीक है। तो पहले एक ही लेयर थी, अब वो बहुत सारी लेयर बन गई। उसमें जो सबसे बाहर की लेयर है वो क्या कहलाएगी? थीका एक्सटर्ना कहलाएगी। और जो बाहर से दूसरे नंबर की लेयर है थीका एक्सटर्ना के जस्ट अंदर की तरफ, वो कहलाएगी थीका इंटरना। और जो बाकी लेयर्स हैं वो कहलाएंगी मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा लेयर, जिसको हम ग्रेनुलोसा लेयर भी बोल सकते हैं। और ये जो इंडिविजुअल सेल है इनके अंदर, इसको हम कहते हैं फॉलिकुलर सेल। इंडिविजुअल सेल को क्या कहेंगे? फॉलिकुलर सेल कहेंगे। ठीक है। तो बेटा ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये सेकेंडरी फॉलिकल है। अब मैं इसको दोबारा नहीं बनाऊंगा क्योंकि बार बार एक ही डायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट होता है। तो प्राइमरी फॉलिकल से क्या बन गया? सेकेंडरी फॉलिकल, जिसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं। और सबसे बाहर वाली लेयर को कहते हैं थीका एक्सटर्ना और उसके अंदर वाली लेयर को कहते हैं, बाहर से दूसरी वाली लेयर को, थीका इंटरना। ठीक है। चलिए, अब ये जो सेकेंडरी फॉलिकल बन गया है तो इसके अंदर क्या है? प्राइमरी oocyte है। अब ये डेवलप होगा, सेकेंडरी फॉलिकल किस में डेवलप होगा? टर्शरी फॉलिकल में डेवलप होगा। सेकेंडरी फॉलिकल किस में डेवलप होगा? टर्शरी फॉलिकल में। तो जब टर्शरी फॉलिकल बनेगा तो क्या होगा कि कुछ नहीं होगा, इसमें कैविटी बन जाएगी। ये आप कैविटी देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। जबकि सेकेंडरी फॉलिकल में यहाँ पे कोई कैविटी नहीं है, लेकिन इस टर्शरी फॉलिकल के अंदर कैविटी है। तो इस कैविटी का नाम है एंट्रम। क्या नाम है इस कैविटी का? एंट्रम नाम है। तो ये जो कैविटी आप देख रहे हैं, इस कैविटी का नाम है एंट्रम। और इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसका नाम है लिकर फॉलिकुली। फ्लूइड का नाम क्या है? लिकर फॉलिकुली नाम है फ्लूइड का। तो सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शरी फॉलिकल में बेसिक डिफरेंस आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई कैविटी नहीं है और यहाँ पे कैविटी है। और कैविटी का नाम है एंट्रम और उसमें जो फ्लूइड है उसका नाम है लिकर फॉलिकुली।
बाकी सब सेम है, यहाँ पे भी थीका एक्सटर्ना है, यहाँ पे भी थीका एक्सटर्ना है, यहाँ पे थीका इंटरना है, यहाँ पे भी थीका इंटरना है। और बाकी जो लेयर है ग्रेनुलोसा लेयर, वो यहाँ पे भी है ग्रेनुलोसा लेयर। बाकी सब स्ट्रक्चर सेम है, बस एक कैविटी डेवलप हो गई है और उसमें एक फ्लूइड है। इसमें भी प्राइमरी oocyte है, यहाँ पे भी प्राइमरी oocyte है। ठीक है। चलिए, अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं टर्शरी फॉलिकल। क्या कहते हैं? टर्शरी फॉलिकल कहते हैं। अब इस टर्शरी फॉलिकल में क्या होता है कि ये कन्वर्ट होता है ग्रेफियन फॉलिकल में। टर्शरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट होगा? डेवलप होगा, ग्रेफियन फॉलिकल में डेवलप होगा। अब ये ग्रेफियन फॉलिकल में और टर्शरी फॉलिकल में क्या फर्क है कि यहाँ पे टर्शरी फॉलिकल के अंदर था हमारे पास प्राइमरी oocyte, और ग्रेफियन फॉलिकल में होता है सेकेंडरी oocyte। तो जब प्राइमरी oocyte का मियोसिस कंप्लीट हो जाता है, मियोसिस वन कंप्लीट होता है, तो प्राइमरी oocyte डेवलप हो जाता है सेकेंडरी oocyte में। और जब वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम टर्शरी फॉलिकल को नाम दे देते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। तो अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर को कंपेयर करेंगे तो इनमें कोई फर्क नहीं है। बस यहाँ पे प्राइमरी oocyte है और यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी oocyte है। बस oocyte बदल गया तो हमने नाम चेंज कर दिया। जब तक प्राइमरी oocyte था तब तक हमने उसको नाम दिया था सेकेंडरी टर्शरी फॉलिकल। ठीक है। और जब फिर सेकेंडरी oocyte हो गया तो फिर हमने इस स्ट्रक्चर को नाम दे दिया ग्रेफियन फॉलिकल। ओके। अब ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है, इसमें से जब ये सेकेंडरी oocyte निकल जाएगा बाहर, तो फिर जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है, इस बचे हुए स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे कॉर्पस ल्यूटियम। क्या नाम देंगे? कॉर्पस ल्यूटियम नाम देंगे। तो क्या हुआ कि सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है, इस रिमेनिंग स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया? कॉर्पस ल्यूटियम नाम दिया। फिर अगले अगले स्टेज में क्या होगा? ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होकर के बना देगा कॉर्पस एल्बिकन। इट इज कॉल्ड कॉर्पस एल्बिकन बन जाएगा। ठीक है। तो ऐसे हमारे पास कितने फॉलिकल हो गए? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटम और कॉर्पस एल्बिकन। ये अलग अलग स्टेजेस हो गई हैं जो कि ओवरी के कॉर्टेक्स रीजन में पाई जाती है। हर महीने एक प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होता है ग्रेफियन फॉलिकल में, और फिर वही ग्रेफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटम में चेंज होता है और फिर कॉर्पस एल्बिकन बनता है। जो कॉर्पस एल्बिकन होता है ये दो हार्मोन रिलीज करता है, एक तो है इनहिबिन, दूसरा है रिलैक्सिन। जो कॉर्पस ल्यूटम होता है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन। और बाकी के जो हमारे सेकेंडरी, टर्शरी और ग्रेफियन फॉलिकल हैं, ये सब हार्मोन, ये सब सिक्रीट करते हैं ईस्ट्रोजन हार्मोन। समझ गए? तो ये सब फॉलिकल्स हैं, और फॉलिकल्स के अंदर होता है oocyte। तो क्या क्या देखने को मिला हमको कि भाई जो हमारी एग ट्यूब थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? राउंडेड मास में कन्वर्ट हो गई, ऊगोनिया, जिसको हमने नाम दिया एग नेस्ट। अब इस एग नेस्ट में से कोई एक सेल क्या बन जाएगा? प्राइमरी oocyte बन जाएगा। बाकी के सब उसके चारों तरफ सिंगल लेयर में अरेंज हो जाएंगे, जिसको हम नाम देंगे प्राइमरी फॉलिकल। क्या नाम देंगे? प्राइमरी फॉलिकल। फिर प्राइमरी फॉलिकल 14-15 जन्म लेने के बाद, 12-13 के साल बाद जब प्यूबर्टी आएगी, तो उस कंडीशन में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगा तो फिर हर प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होगा सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है कि प्राइमरी फॉलिकल में सिंगल लेयर थी और यहाँ पे बहुत सारी लेयर है, ग्रेनुलोसा लेयर बहुत सारी है फॉलिकुलर सेल्स की। अब इसमें से जो सबसे बाहर वाली लेयर होगी उसको हम नाम देंगे थीका एक्सटर्ना, और जो अंदर वाली लेयर होगी बाहर से दूसरी थीका एक्सटर्ना के अंदर, उसको नाम देंगे थीका इंटरना। फिर ये सेकेंडरी फॉलिकल किस में डेवलप होगा? ये टर्शरी फॉलिकल में डेवलप होगा। जब ये टर्शरी फॉलिकल में डेवलप होगा तो कुछ नहीं है, उसके अंदर एक कैविटी डेवलप हो जाएगी, और इस कैविटी का नाम देंगे हम एंट्रम। और इसमें एक फ्लूइड होगा जिसका नाम होगा लिकर फॉलिकुली। बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ठीक है। वही थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ग्रेन्युलोसा लेयर, ठीक है, और प्राइमरी oocyte, ये सब चीजें सेम रहेंगी, बस एक कैविटी डेवलप हो जाएगी। फिर ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाएगा टर्शरी फॉलिकल। अब टर्शरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट होगा? ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। और इसमें क्या इवेंट हो रहा है कि बस oocyte चेंज हो रहा है। यहाँ पे प्राइमरी oocyte था, उसका मियोसिस कंप्लीट होते ही वो बन जाएगा सेकेंडरी oocyte। तो जैसे ही टर्शरी फॉलिकल में कंप्लीट होगा मियोसिस वन, तो प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte के बनते ही हम टर्शरी फॉलिकल को नाम दे देंगे ग्रेफियन फॉलिकल। क्या नाम दे देंगे? ग्रेफियन फॉलिकल नाम दे देंगे। जब ग्रेफियन फॉलिकल में से सेकेंडरी oocyte बाहर चला जाएगा तो जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है वो कहलाएगा कॉर्पस ल्यूटम। और कॉर्पस ल्यूटम डीजनरेट होकर के बनाएगा कॉर्पस एल्बिकन्स। तो ये थे हमारे फॉलिकुलर डेवलपमेंट इन ओवरी।
अब इसमें फॉलिकल्स देख लेते हैं। तो जो हमारा प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल है, इसमें प्राइमरी oocyte पाया जाता है और इसके अंदर ईस्ट्रोजन ज्यादा सिक्रीट होता है, प्रोजेस्टेरोन बहुत कम मात्रा में सिक्रीट होता है और ईस्ट्रोजन बहुत भारी मात्रा में सिक्रीट होता है। ग्रेफिन फॉलिकल्स में सेकेंडरी oocyte होता है, ये भी ईस्ट्रोजन बहुत ज्यादा सिक्रीट करता है और प्रोजेस्टेरोन बहुत कम सिक्रीट करता है। ठीक है। फिर कॉर्पस ल्यूटम एस्ट्रोजन कम सिक्रीट करता है और प्रोजेस्टेरोन बहुत ज्यादा सिक्रीट करता है, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है कॉर्पस ल्यूटम। और कॉर्पस एल्बिकन्स जो है वो इनिबिन और इलेक्सिन नाम के हार्मोन सिक्रीट करता है। अब इन हार्मोन्स के क्या फंक्शन है, इनके क्या रोल हैं, वो हम अलग टॉपिक में पढ़ेंगे जब उनका टर्म आएगा तब। तो ये तो था हमारा फॉलिकुलर डेवलपमेंट इन ओवरी। ठीक है। तो होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।